नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं इसी राज्य महाराष्ट्र की खबर से। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें सर्वसम्मति से मराठा समुदाय को आरक्षण देने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। हालांकि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा जो विधानसभा के विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग थी, उसे सरकार ने खारिज कर दिया। क्या है ये पूरा मराठा आरक्षण का मुद्दा, कहां तक पहुंचा ये पूरा विवाद, रौनक कुकड़े की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मराठा आरक्षण का मुद्दा एकनाथ शिंदे सरकार के लिए अब भी सिरदर्द बना हुआ है। बुधवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में शरद पवार, अशोक चौहान, नाना पटोले जैसे विपक्षी नेता शामिल हुए। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए एक मत से प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं सरकार ने बैठक में नेताओं को विश्वास दिलाया कि मराठा समुदाय के आरक्षण के लिए ऐसा कानून बनाया जाएगा जो कि कानून की कसौटी पर खरा उतरे। यामध्ये चर्चेमधून मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही भूमिका जी सरकारची आहे ती सर्वांचीच भूमिका आहे, त्यावर सर्वांचं एकमत आहे आणि ते आरक्षण कायद्याच्या चौकटीमध्ये बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण दिलं पाहिजे ही भावना देखील या ठिकाणी व्यक्त केली। तशा प्रकारचा ठराव देखील करण्यात आला। इतर समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे ही भूमिका सर्व पक्षांनी घेतली। पिछले 2 दिनों से मराठा आरक्षण आंदोलन ने महाराष्ट्र में हिंसक रूप ले लिया है। सत्तारूढ़ दल के विधायक के साथ विपक्ष के नेताओं को भी निशाने पर लिया। कईयों के घर और दफ्तरों को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद सरकार ने पुलिस विभाग को प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 90 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आंदोलन करण्याचा सगळ्यांना अधिकार आहे, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जाईल, मात्र हिंसेला कुठेही थारा दिला जाणार नाही। या संदर्भात आवश्यकतेप्रमाणे ॲडिशनल फोर्सेस मागवण्यात आलेले आहेत, मोबिलाइज करण्यात आलेले आहेत, ते ठिकठिकाणी ठेवण्यात आलेले आहेत आणि जोपर्यंत या ठिकाणी शांतता होत नाही आणि अशा फोर्सेसला त्या ठिकाणी पकडलं जात नाही तोपर्यंत पोलिसाची कारवाई सुरू राहील। मराठा आरक्षण की मांग महाराष्ट्र में कोई नई बात नहीं है। 1980 से ही मराठा समुदाय आरक्षण की मांग करता रहा है। 28 साल बाद फडणवीस सरकार ने मराठा समुदाय को SEBC कानून के तहत 16% आरक्षण दिया। 2019 में आरक्षण को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद शिक्षा में 12 और नौकरियों में 13% आरक्षण दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा को रद्द करते हुए कहा कि 50% की अधिकतम सीमा से अधिक आरक्षण देने का कोई असाधारण स्थिति नहीं दिखाई देती। मराठा समुदाय मूलतः महाराष्ट्र में खेती किसानी का काम करता आया है, लेकिन इस समाज के औहदे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में जो अब तक के मुख्यमंत्री रहे, लगभग 18 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उसमें से 12 मुख्यमंत्री इसी समुदाय से आते हैं। उसके बावजूद ये समुदाय महाराष्ट्र में अलग से आरक्षण की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र में आरक्षण की स्थिति क्या है? अनुसूचित जाति 13%, अनुसूचित जनजाति 7%, पिछड़ा वर्ग 19%, विशेष पिछड़ा वर्ग 2%, विमुक्त जाति 3%, विमुक्त जनजाति ब 2.5%, विमुक्त जनजाति धनगर सी 3.5%, विमुक्त जनजाति ड 2% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण है। राज्य में फिलहाल 62% तक आरक्षण पहुंच चुका है। महाराष्ट्र सरकार के लिए मौजूदा स्थिति एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी हो गई है। मराठाओं को अगर ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जाता है तो ओबीसी समाज नाराज हो सकता है, और अगर मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया तो इसका राजनीतिक नुकसान भी चुनाव के दौरान सरकार को उठाना पड़ सकता है। लिहाजा सरकार हर कदम
फूंक फूंक कर रख रही है। उधर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती मनोज जरांगे पाटिल के अनशन को खत्म करने की है, लेकिन पाटिल पीछे हटने को तैयार नहीं है। पाटिल और विपक्ष ने सरकार से मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विशेष विधानसभा का सत्र लेने की मांग की है, लेकिन उनकी मांग को सरकार ने मंजूर नहीं किया है। गोरगरीब मराठा जी है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये कायदा भी और संविधान भी बोलता है कि जो मागा सिद्ध हो चुके हैं वो समाज आरक्षण में जाना चाहिए। ये संविधान और कायदा ही बोलता है। मराठा तो मागा सिद्ध हो गया है, फिर भी इसके बावजूद दूसरी बाजू मराठों को ऐसी है कि जाति जो निर्माण हुआ है वो उनके व्यवसाय से निर्माण हुए वाले हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तो आप लोगों ने जो मांग की है कि विशेष सत्र बुलाना चाहिए, क्या वो मान्य हुई? यहाँ पर क्या कहा सरकार ने? नहीं, वो सरकार ने उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं की। सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं की, ना सरकार की तरफ से ऐसा प्रस्ताव रखा गया। हाँ। और रहा सवाल कि ये आंदोलन तुरंत खत्म किया जाए, उसको समाप्त किया जाए, तो सरकार ने पहल करना चाहिए। ये हमने आज सरकार को बताया कि आप पहल करके इसको समाप्त किया जाए। साफ है कि इस आरक्षण के मुद्दे ने शिंदे सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब भारत की सड़कें जानलेवा बन रही हैं। बीते एक साल में सड़कों पर 1,68,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जो कि बीते साल की तुलना में 12% ज्यादा है। तो लगातार ये मौत के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, रविश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मेरठ में तेज रफ्तार एसयूवी ने गुब्बारे वाले को कुचला हो या गलत दिशा से आ रही बाइक सवार को बस ने। आए दिन ऐसी घटनाओं की वजह से देश भर में 1,68,000 से ज्यादा लोगों ने पिछले साल अपनी जान गंवाई। परिवहन विभाग के ताजा आंकड़े बताते हैं कि हर घंटे में 20 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में जान जा रही है। 2022 में 4,61,312 दुर्घटनाओं में 1,68,491 लोगों की मौत हुई और 4,43,366 लोग घायल हुए, जबकि 2021 में 4,12,432 दुर्घटनाओं में 1,53,972 लोगों ने जान गंवाई। इस पूरे मामले का सबसे दुखद पहलू यह है कि सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र 15 से 45 साल के बीच होती है। अप्रैल में रोड एक्सीडेंट में मेरे भाई की डेथ हो गई और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं प्लीज़ ध्यान से गाड़ी चलाएं, क्योंकि ये इंसिडेंट इतना हॉरिबल इंसिडेंट मेरे घर में हुआ है जिससे कि अभी तक मेरी फैमिली वाला ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। मेरे भाई को 3 किलोमीटर ड्रैग करके एक्सयूवी पे उसको गिराया गया था। सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रोड सेफ्टी एक्ट में बदलाव करने से लेकर सड़क के डिजाइन का ऑडिट तक करवाया। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं में 50,000 से ज्यादा बाइक सवार लोगों की मौत हुई और उनमें 35,000 वो लोग थे जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखे थे। इसी तरीके से 16,000 से ज्यादा कार सवार लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई। इनमें से 6,000 से ज्यादा वो लोग थे जिन्होंने इस तरीके का सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था। अब आप समझ सकते हैं कि हम और आप अपनी जान को लेकर कितने गंभीर हैं। सेव लाइफ फाउंडेशन ने सरकार के साथ मिलकर 300 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं की बारीकी से पड़ताल की है और एक रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी है। उनके मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण तेज रफ्तार है। मुख्य कारण जो ये है कि जो स्पीडिंग है, जो ओवर स्पीडिंग है हमारे देश में, उसमें हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। उसका एक कारण ये है कि क्योंकि जो सड़कों के जो सरफेस हैं वो अब बेटर हो गए हैं, तो लोग अब ज़्यादा गति में गाड़ी चला रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण ये है कि जो स्पीड से रिलेटेड जो व्हीकल में जो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, गाड़ियों में जो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, चाहे वो हमारे कार्स हों चाहे बसेस हों, वो सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो मिसिंग है ज़्यादातर। और तीसरा जो ये है कि जो रोड फर्नीचर होना चाहिए, जो अगर किसी रोड पे हम 120 पे अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें जिस प्रकार का रोड सेफ्टी फर्नीचर होना चाहिए, जैसे कि क्रैश बैरियर्स, साइनेजेस वगैरह, वो पुरानी सड़कों पे जो है वो अभी तक नहीं आए। हालांकि नई सड़कों पर हम देख रहे हैं कि उसमें उनका इंस्टॉलेशन हुआ है।
हालांकि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसको लेकर तमाम तरह के कदम उठा रहे हैं, लेकिन घायलों को वक्त पर इलाज न मिलने से भारत में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों का आंकड़ा दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। नई दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं इसी शहर आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां वायु गुणवत्ता लगातार मध्यम श्रेणी में बनी हुई है। अक्टूबर महीने में देखें तो एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब अच्छी हवा रही हो। इसी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट भी सख्त हुआ है, स्वतः संज्ञान उन्होंने लिया है वायु प्रदूषण को लेकर। और यहाँ के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क को देखें तो वहां पर वायु प्रदूषण की वजह से जो युवा खिलाड़ी हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में बीएमसी ने नई घोषणाएं भी की हैं। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मुंबई का ऐतिहासिक शिवाजी पार्क, कई महान खिलाड़ी इस पार्क से अपनी हुनर तराश कर निकले हैं। पर अब यहाँ वायु प्रदूषण का स्तर कुछ ऐसा है कि युवा किशोर खिलाड़ी इस मैदान में खेलते खेलते बीमार पड़ रहे हैं। जैसे कि खेलते वक्त सांस फूलती है, भागते वक्त हेलमेट ही पहना था तो उसमें सफोकेशन होता है, सांस फूलती है, जल्दी थक जाते, वीकनेस लगती है। कभी कभार तो गिर जाते प्लेयर बीच में ही। अच्छा, ऐसे चक्कर आके ऐसा हो रहा है? मैं खुद कई बार गिरा हूँ इसीलिए। दादर के शिवाजी पार्क में धूल के कारण बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से आलोचना झेल रही बीएमसी ने यहाँ 8 स्मॉग टावर लगाने का फैसला किया है। साथ ही स्मॉग गन का भी प्रदूषण रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बच्चे कहते हैं कि मैदान में पानी का छिड़काव ही ढंग से नहीं हो रहा, हालत बेहद बुरी है। अभी हाल के दिनों में पानी का भी छिड़काव कर रहे हैं आके यहाँ पे सुबह सुबह, तो क्या वो सही ढंग से नहीं हो रहा है? नहीं, सही ढंग से नहीं हो रहा है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो इसकी हालत कैसी है। बिल्कुल लूज सॉइल है। पिच खराब है पूरा, कुछ भी अच्छा नहीं है। पीछे साइड पूरा गंदा है, वहाँ पूरे इतने बड़े बड़े गड्ढे, वहाँ पे कोई प्लेयर अभी, क्योंकि हम लोग फील्डिंग करते हम खुद गिर गए थे कई बार, इतने बड़े बड़े ग्राउंड मेंटेन भी नहीं है, ये ग्रासेस वहाँ पे कांच के पीसेस पड़े हैं, तो प्लेयर्स के लिए सेफ भी नहीं है, कोई गिर जाता है इंजरी हो जाता है। इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की खराब हवा और गुणवत्ता को लेकर चिंता व्यक्त की है। इसे गंभीर विषय बताते हुए स्वतः इस मामले का संज्ञान लिया। वहीं हाईकोर्ट में मुंबई के प्रदूषण को लेकर पहले 3 जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। याचिकाओं में दावा किया गया है कि बढ़ते प्रदूषण ने सांसों के लिए संकट खड़ा कर दिया है। जैसे हमने पिटीशन फाइल किए उसके इमीडिएटली बेस्ड ऑन हमारे पिटीशन, चीफ जस्टिस सेड एवरीवेयर एवरी टाइम एयर पोल्यूशन इन जनरल इज इंक्रीजिंग, और उन्होंने खुद एक सू मोटो पीआई रजिस्टर की है, उसमें खुद जितने महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनको पार्टी बनाते हुए पिटीशन नेक्स्ट डेट 6 नवंबर को रखी है। मेन मुख्य मांग ये है कि एक एयर क्वालिटी मैपिंग के लिए कि एट एनी गिवन पॉइंट कोई भी जो एयर पोल्यूशन की चीज़ें हैं उसको मैप करके आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कोई एक जवाबदारी ले कि मैं एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। दूसरा, अगर एयर पोल्यूशन हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको रोका जाए, इसके लिए एक टीम बनाइए। तीसरा, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाइए जो ये दोनों चीज़ें मॉनिटर करे, और साथ में ट्रीज एंड गार्डन्स डिपार्टमेंट जो कि जिनका बहुत मुंबई जैसे शहर में 100-150 बहुत सारे अलग अलग स्टैटिस्टिक्स हैं, इसमें ईयर ऑन ईयर 100-150 करोड़ का बजट है, ये राइट इम्प्लीमेंटेशन हो और ये एयर पोल्यूशन कम करने में यूज़ हो। बताया जाता है कि बीते 3 दशकों में मुंबई में करीब 43% ग्रीन कवर यानी कि हरियाली कम हुई है। वहीं शहर में चल रहे 6000 निर्माण कार्य हवा खराब कर चुके हैं। इसके लिए लंबी चौड़ी गाइडलाइन भी बनी है। अब जमीन पर ये पूरी होते कब दिखेगी कहना मुश्किल है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं मणिपुर की, जहां नाजुक शांति एक बार फिर से भंग होती हुई दिखी जब संदिग्ध उग्रवादियों ने एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। रतनदीप चौधरी की मणिपुर से ये रिपोर्ट देखिए। मणिपुर पुलिस कमांडो की बख्तरबंद एसयूवी का काफिला सुबह होने से पहले भारत म्यांमार सीमा पर मोरे शहर में पहुंचा। एक बड़े अधिकारी की हत्या के बाद राज्य में बन रही शांति पर बहुत बुरा असर पड़ा है।
एक हेलीपैड के निर्माण की देखरेख कर रहे पुलिस अधिकारी चिंगथम आनंद की गोली मारकर हत्या के बाद राजधानी इम्फाल से 115 किलोमीटर दूर सीमावर्ती शहर में अतिरिक्त बल भेजा गया। पुलिस कमांडो और असम राइफल्स की साझा टुकड़ी पर इम्फाल मोरे राजमार्ग पर 2 जगहों पर घात लगाकर हमला किया गया। हमले में 3 कमांडो घायल हो गए। पुलिस अधिकारी की हत्या के बाद इम्फाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इस बीच एक साझा समिति का गठन किया गया है और पीड़ित परिवार इंसाफ मिलने तक शव लेने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मैं उनकी मौत को चुपचाप स्वीकार कर लूं और छोड़ दूं, तो ऐसी हत्या भविष्य में भी दोहराई जाएगी। इसलिए इसे रोकने के लिए मैंने JAC को आंदोलन करने का निर्णय दिया। सरकार अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही होगी, लेकिन हमारे लिए जो कुछ हो रहा है वो अंधी और बहरी है। हम आनंद की मृत्यु से बहुत दुखी हैं। वो राज्य की अखंडता की रक्षा के लिए कर्तव्य निभाते हुए राज्य के लिए मर गया, और जिस तरह से उसे जानबूझकर मारा गया, इसलिए हमने फैसला किया है कि जब तक दोषी को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाएगा, तब तक हम शव नहीं लेंगे। इस बीच मणिपुर सरकार ने मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी को 5 नवंबर तक बढ़ा दिया है। सरकार का विरोध भी हो रहा है। The arrest and assault of civilians. कुकी जनजाति की सर्वोच्च संस्था मणिपुर सरकार नागरिकों को परेशान करने के लिए मोरे में राज्य बलों को भेज रही है और केंद्र से सीमावर्ती शहर से पुलिस को हटाने की मांग की है। For peace and stability in the region. आज कुट त्योहार है, कुकी जोमी जनजाति का फसल कटाई के बाद का त्योहार। लेकिन पहाड़ों में कोई उत्सव नहीं है। सड़कें सुनसान दिख रही हैं और लोग फिर से विरोध प्रदर्शन की मुद्रा में आ गए हैं। NDTV के लिए इम्फाल से BM सुंजू और चुरा चांदपुर से के मंगते के साथ रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट। भारत ने एशियन पैरा गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया है। कुल 111 मेडल जीते, जिनमें 29 गोल्ड शामिल हैं। निषाद कुमार ने हाई जंप में भारत का नाम ऊंचा किया, स्वर्ण जीता। उनसे बात की हमारे सहयोगी प्रखर श्रीवास्तव ने। हमारे साथ हैं निषाद कुमार, जिन्होंने एशियन पैरा गेम्स में जीता है गोल्ड मेडल, वो भी हाई जंप में। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको। बहुत धन्यवाद जी आपका, मुझसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो कैसा रहा अपना थोड़ा सा सफ़र बताइए, एक्सपीरियंस बताइए। सफ़र बहुत अच्छा था, कठिनाई थी बीच में, और फर्स्ट एशियन गेम्स था जिसमें मैंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता अपना गेम्स में, बड़े गेम्स इवेंट में, और वो भी रिकॉर्ड के साथ। और बहुत इससे और अच्छी तैयारी थी, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण इतने से ही संतुष्ट करना पड़ा परफॉर्मेंस से। और नेक्स्ट ईयर और अच्छा करेंगे। नेक्स्ट ईयर यानी अब आगे आने वाला चैलेंज कौन सा है? आगे आप किस टूर्नामेंट में ऐसे नज़रें जमा के बैठे हैं कि इससे भी गोल्ड लेना है? 2 ही है जी मेन कंपटीशन नेक्स्ट ईयर, वर्ल्ड चैंपियनशिप मई में, और वो जापान में होने वाली है, और पेरिस पैरालंपिक्स। तो इसमें भी गोल्ड आएगा इस बार? हाँ, ये मैं वादा समझूं आपसे? नहीं, वादा नहीं मैं कर सकता, बट मैं अपनी तरफ से ये विश्वास दूंगा कि मैं अच्छी ट्रेनिंग करूंगा और बेहतर अपने आप को प्रूव करूंगा। चलिए, एक अपनी तरफ से आप एक मैसेज, अगर जो भी यंग खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहें आप? यंग खिलाड़ियों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि पेशेंस रखिए, हार्ड वर्क कीजिए, और शॉर्टकट रास्ते को छोड़कर अपने ऊपर खुद पर विश्वास कीजिए। और आप खुद पर विश्वास करेंगे, और गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत अच्छा चल रहा है। और एक और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि 2036 का ओलंपिक्स का प्रस्ताव इंडिया ने रखा है, तो उसके लिए आप अभी से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो आज से ठीक 13 साल के बाद आप ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और देश को रिप्रेजेंट करेंगे और मेडल जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आगे के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है। नई दिल्ली से प्रखर श्रीवास्तव, NDTV इंडिया। और अब आइए बात करते हैं किंग खान यानी कि शाहरुख की। कल यानी कि 2 नवंबर उनका जन्मदिन है। 58 साल के हो जाएंगे। ये साल उनके लिए ब्लॉकबस्टर साल रहा, जहां उनकी 2 फिल्में दर्शकों का सैलाब सिनेमाघरों में ले आई, तो अब तीसरी फिल्म इतिहास लिखने के लिए तैयार है। प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट देखिए।
2023 का पूरा साल शाहरुख खान के नाम से गूंजता रहा और इसकी गूंज इस साल के अंत तक भी जारी है। पठान के घर में पार्टी रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा। बात सिर्फ उनके जन्मदिन पर उनके फैंस के जश्न की नहीं है, बल्कि इस मौके पर शाहरुख इस साल की अपनी आखिरी फिल्म डंकी का टीजर डंके की चोट पर रिलीज करने वाले हैं। तो मैं नहीं कहूँगा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है या पीआर स्ट्रैटेजी है, ये ऑडियंस का उनके लिए प्यार है, बट इट इज बिकॉज ऑफ द जॉनर्स एंड द फिल्म्स दे डिड व्हाट दे डिड। और शाहरुख खान अपने आप में, कुछ लोग ऐसे स्टार्स होते हैं जो हिट्स एंड फ्लॉप से परे होते हैं। वो पठान के पहले भी इतने ही बड़े स्टार थे, वो शायद पठान और जवान के बाद और बड़े स्टार हो गए, और आई थिंक ये साल इज द बेस्ट ईयर फॉर हिम टू सेलिब्रेट एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू डंकी की जिस हिसाब से साल की शुरुआत उन्होंने की थी उसी हिसाब से उसका अंत करें। इस साल जनवरी में रिलीज हुई शाहरुख खान की पठान ने बॉलीवुड में नई जान फूंकते हुए दुनिया भर में 1050.30 करोड़ का कारोबार किया। उसके बाद सितंबर में रिलीज हुई जवान ने पठान का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1146 करोड़ दुनिया भर में कमाए और फिल्म अभी भी कई जगह चल रही है। यानी इस साल शाहरुख की अब तक 2 फिल्में और दोनों 1000 करोड़ से ऊपर का कारोबार कर चुकी हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा जवान कई रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत की 5वें नंबर की फिल्म बन गई है। यानी शाहरुख ने बॉलीवुड की डूबती नैया को इस साल पार लगाया है। इंडस्ट्री की जो हालत थी पठान के आने से पहले वो जरा गंभीर थी, फिल्में चल नहीं रही थी, लोग एकदम मायूस थे। लेकिन शाहरुख खान की जवान ने जो 500, 550, 600 करोड़ तक गई है, वहाँ से जो उम्मीद की किरण शुरू हुई जवान में, तो वो एकदम ही और थ्रू द, जैसे बोलते हैं, इट वेंट थ्रू द स्काईज एंड अब आ रही है डंकी। तो ये साल शाहरुख खान का मेरे ख्याल से डबल सुपर बर्थडे होना चाहिए। राजू हिरानी और शाहरुख खान दोनों एक साथ काफी बरसों से काम करना चाहते थे और अब डंकी के साथ ये दोनों पहली बार बड़े पर्दे के लिए काम कर रहे हैं। ऊपर से राजू हिरानी की फिल्मों का ब्लॉकबस्टर होने का 100% ट्रैक रिकॉर्ड। ऐसे में अगर डंकी भी सुपर डुपर हिट होती है या ब्लॉकबस्टर होती है तो शाहरुख का 58वां साल हिंदी सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आज करवा चौथ का त्योहार है। आम लोगों के साथ किस तरह से मशहूर हस्तियों ने इस त्योहार को मनाया, आइए आपको दिखाते हैं। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।